आदाब, नमस्कार ते सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी एक्ट्रेस जिनको देखकर हर कोई कहता है आप बड़े अच्छे लगते हैं, और मौजूद हैं एक ऐसे अभिनेता जिनकी दस्तक से फिजा का रुख बदल जाता है। एंड ही इज नॉट एट ऑल अ मिनिमम गाय। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साक्षी तंवर और मनोज वाजपेयी की। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप दोनों से पहला सवाल ये कि किरदारों के लिए जो आपके किरदार हैं डायल 100 में, इसके लिए हाँ क्यों बोला आपने? एक रीजन तो यही है जो स्क्रीन पे है, आप इस समय सामने बैठे हुए हैं मनोज सर। दूसरी रीजन नीना जी, रेंजिल सर, और इन तीनों के बाद भी अगर कुछ रह गया था तो वो थी कहानी, और उसमें तो कोई कमी थी नहीं। द स्कोप, आई मीन द स्टोरी, द character, everything was what I could have asked for. I think it was the dream team to work with, और मेरे लिए तो कोई कारण ही नहीं था ना बोलने का। मनोज सर, सेम सवाल आपसे। मेरे लिए जैसा मैंने कहा कि थ्रिलर है, एज ऑफ द सीट है, आपको हमेशा उत्सुकता बनी रहती है जब मैं पढ़ रहा था कि आगे क्या होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगी कि एक सामाजिक विषय पे भी बात करती है, एक बहुत बड़े टॉपिक को ये टच करती है जो इतने अच्छे ढंग से किसी थ्रिलर में नहीं रखा गया था। और सारे रोमांच के बाद भी, सारे के सारे डेंजरस ट्विस्ट एंड टर्न के बाद भी, जो सबसे बड़ी चीज जो मेरे जहन में रह गई थी, एक माँ बाप और बच्चा। इस फिल्म में जब मैंने फिल्म खत्म की, जब स्क्रिप्ट खत्म की थी, तो सबसे पहले वो रह गए थे मेरे दिमाग में। ये एक कमाल की बात थी कि आप थ्रिलर देखें और थ्रिलर देखने के बाद उसके ट्विस्ट एंड टर्न से ज्यादा आपको जो माँ बाप और जो बच्चा है वो आपके दिलो दिमाग पे रह जाए, ये एक बहुत बड़ी बात थी। अच्छा साक्षी मैम, मेरा सवाल आपसे है। आपके पिता सीबीआई से रिटायर्ड हैं, तो जब आपने उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो उनका रिएक्शन क्या था? बेटा क्या कर रही हो इसमें, पहले तो ये बताओ। मैंने बोला पापा मैं तो मतलब आई एम प्लेइंग अ विक्टिम। तो उनको क्या होता है, वो जब देखते हैं ना तो वो सब कुछ बहुत स्क्रूटिनी वाले मोड में देखते हैं सब कुछ, कि वर्दी पे वो ठीक लगा है कि नहीं, स्टार कितने होने पीछे पोस्टर पे करेक्ट लिखा हुआ है कि नहीं, और ऑफिस का सेटअप ऐसा होना चाहिए नहीं। तो उनको मैं थोड़ा बाद में लाती हूँ, वरना वो पहले एक बार मैं उनको ले गई थी एक सेट पे और उन्होंने जाते ही बोले बेटा ये गलत है, ये खराब, ये ऐसा होता ही नहीं ऑफिस में, ऐसी ऐसी कुर्सियां नहीं होती, ऐसा टेबल नहीं होता। तो वो बहुत रियलिस्टिकली उस चीज को जांचने परखने लगते हैं। बट ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज सेइंग कि अब तुम मतलब तुमको पता चलेगा। स्टोरी मैंने उनको बताई थी तो ही वॉज लाइक कि, और हमने तो वो महसूस भी किया है, ऑल्दो नॉट फ्रॉम पुलिस, लेकिन उनकी भी लाइफ कम टफ नहीं रही, डिमांड्स वो नहीं रही। एंड ये बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं कि वट एवर द कॉप गोज थ्रू, वो तो उसमें उससे गुजरता ही है, लेकिन उसकी फैमिली भी उसमें किसी ना किसी तरह से शामिल हो जाती है, चाहे वो ड्यूटी के आवर्स हो या कोई इस तरह का केस जैसे डायल 100 में है। इसमें तो हर चीज में आपकी फैमिली पर उसका असर पड़ता ही है। सो दैट इज व्हाई माय फादर वाज वेरी हैप्पी कि करो करो जरूर करो, मैं देखूंगा, फिर मैं देखूंगा मतलब मैं देखूंगा कि क्या सही है, क्या कैसा क्या गलत। बट ही वाज वेरी हैप्पी। और उनको बहुत इच्छा भी है मनोज सर से एक बार मिलने की। आज बिल्कुल, तो लेके आओ कभी भी। यस यस। हाँ ओके मनोज सर, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि पिछली बार जब आपसे बात हो रही थी तो बहुत सारे सवाल कम वक्त की वजह से छूट गए थे। आपकी जर्नी ऑन स्क्रीन के अलावा ऑफ स्क्रीन भी बहुत इंस्पायरिंग रही। आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिनको हरा कर आप आगे आए हैं, जिसमें से एक चीज थी एनएसडी में आपकी एप्लीकेशन का रिजेक्ट होना। कहीं पढ़ा था कि उस वक्त आप काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, इनफैक्ट सुसाइड के थॉट्स भी आने लगे थे। तो वो जो पूरी नेगेटिविटी थी, आपने उससे कैसे लड़ा और कैसे आप उसके पार आए? मैं एक महीने तक अपने जीवन में सबसे ज्यादा जो निराश हुआ था, उस समय हुआ था सबसे ज्यादा। एक और बार हुआ था, बहुत बाद में, लेकिन उस समय जो है बहुत ही कम उम्र थी,
और अभी अभी कॉलेज से निकला था मैं, और पहली बार जब रिजेक्ट हुआ था तब बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। तब उस तरह के थॉट दिमाग में कभी कभी आ जाते थे, क्योंकि ऑप्शन बी नहीं था। जब गांव से निकले थे तो सारी के सारे साल आपने जो लगाए थे वो उस साल के लिए थे कि एनएसडी में जाना है, और सारी तैयारी जो थी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते हुए की थी, उसी के लिए की थी। तो अचानक वो जब हाथ से निकल गया तो समझ में आया नहीं कि अब जाऊं कहाँ मैं, अब कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, कैसे सीखूंगा, वो कौन सी जगह होगी जो मेरे मेरे लिए आसान कर देगी सारी राह। यहाँ दिल्ली में रहना मेरे लिए आसान करेगी। तो वो बहुत ज्यादा एक महीने का डिफिकल्ट समय था, लेकिन वो भी गुजर गया था। जब वो एक महीना गुजारने में से बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन अंततः वो गुजरा, और वो भी अपने दोस्तों के मदद के कारण, उनकी उनकी सहायता के कारण, उनके कंसर्न के कारण वो काफी प्रोटेक्टिव थे मुझे लेकर के। सो ऑल ऑफ देम काइंड ऑफ सराउंडेड मी सो दैट आई एम ऑल राइट, आई स्टार्ट डूइंग व्हाट आई वांटेड टू। अच्छा सर, वक्त की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि वो बदलता जरूर है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बार कास्टिंग डायरेक्टर ने आपके कुछ फोटोज फाड़ दिए थे, तो अब उस कास्टिंग डायरेक्टर से मुलाकात होती है कभी, या मिले उसके बाद कभी? नहीं, पता है वो कास्टिंग डायरेक्टर उस समय नहीं होते थे। उस समय कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं हुआ करते थे। हम जो है अमूमन किसी भी डायरेक्टर्स के ऑफिस जाते थे, प्रोड्यूसर के ऑफिस जाते थे, और ये एक चलन होता था, एक ट्रेडिशन था कि अपना पोर्टफोलियो जो है, कुछ एक दो तीन फोटोग्राफ उनको दीजिए, वो आप पीछे आप अपना पता लिख दीजिए, और जब आपको ये एक और ऊपर वाले का नाम लीजिए, आ जाइए। तो कभी 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 वो रख लेते थे, और कभी कभी जो है जब मैं दरवाजे से एक बार निकल रहा था तो मेरी अचानक नजर पड़ी तो वो फाड़ के फेंक रहा था। तो दिल टूट गया था मेरा कि यार ये क्या है यार, कम से कम मेरे जाने के बाद तो फाड़ता है यार। तो उस समय असिस्टेंट डायरेक्टर्स बहुत बड़े हुआ करते थे, क्योंकि डायरेक्टर तो डायरेक्ट आपसे डायरेक्टली मिलता नहीं था। तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर्स ही हमारे लिए बादशाह हुआ करते थे, सब कुछ हुआ करते थे। हम उन्हीं के जरिए अपनी कास्टिंग के लिए, अपनी डायरेक्टर से मिलने के लिए, प्रोड्यूसर से मिलने के लिए, या शूटिंग पे जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता उन्हीं के जरिए ढूंढते थे। साक्षी मैम, आपको कब लगा कि मेरे को एक्ट्रेस बनना है, और इस एक्टिंग वर्ल्ड में आने की आपकी क्या कहानी है? मेरे को आज भी नहीं लगता कि मुझे ये सब करना चाहिए। आई थिंक ये जब हो गया, ऑनेस्टली मुझे कभी कभी लगता है कि व्हाट एम आई डूइंग, और बहुत अनरियल सा लगता है। अपनी जर्नी अनरियल कभी कभी लगती है, बिकॉज ये कहीं था ही नहीं। यू नो, इट वाज नोवेयर इन द पिक्चर। मैं तो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रही थी, और सबको यही लगता था कि भाई अच्छी है पढ़ाई में तो निकल जाएगी। तो वैसा हुआ नहीं, और लाइक दे से कि डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था, तो ये हो गया। बट मुझे कभी ऐसे लगा नहीं। एक बार जरूर ऐसा हुआ था, जब मैंने 3.5 साल का कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का कोर्स किया था, और आई वॉज गोइंग टू गेट अ जॉब, ट्रेनी की तरह मुझे जॉब मिलने वाला था। और उसी दिन दिल्ली में मैं थी, कॉलेज के बाद की बात है। एक बॉबी बेदी जो प्रोड्यूसर हैं, वो एक शो बना रहे थे राजधानी करके, और उसके लिए डायरेक्टर से मिलना था। तो एक ही दिन पे वो चॉइस थी। तो मैं घर से तो ये कह के निकली थी दैट आई एम गोइंग फॉर माय इंटरव्यू, जो जॉब के लिए था। बट समहाउ डेस्टिनी ने क्या कर दिया दिमाग का फेर, दैट आई लैंडेड अप इन बॉबी बेदीज ऑफिस, एंड आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग मोमेंट फॉर मी, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि ये दिस इज गोइंग टू बी माय फ्यूचर। तो उस टाइम पे पता नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता चला कि क्यों मैंने ऐसा किया। बट या आई थिंक मेरे पास एक ही जवाब है इसका, डेस्टिनी। बाकी मुझसे पूछा जाए तो मैंने तो अपने सारे शोज के लिए ना ही बोला है। जब कहानी ऑफर हुआ था उसके लिए भी ना बोला था, जब बड़े अच्छे ऑफर हुआ था उसके लिए भी ना बोला था। तो मेरी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। आई थिंक गॉड हैज डिसाइडेड, और वो जैसा करते गए वैसा होता गया।
तो जब आप ना बोल रहे थे उसके बाद भी फिर आप कैसे आ गए, मतलब उस सीरियल्स में आप कैसे आए, आपको कैसे फिर उस सीरियल्स में? आई एम टेलिंग यू, यू आस्क एकता, जब कहानी ऑफर हुआ था आई सेड नो टू हर 3 times कि नहीं मुझे नहीं करना। मैं बहाने सोच सोच के दोस्तों से और घर वालों से पूछ पूछ के बोलती थी कि क्या बोलूं। तो पर जो भी मैं बहाने बोलती थी, जो भी मैं रीजन देती थी, वो उसका तोड़ बता देती थी कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, चलो ये कर देते हैं। फिर फाइनली मैंने अपनी तरफ से बहुत सारा पैसा मांगा था, जो अब मैं सोचती हूँ कि कुछ भी नहीं था, बिकॉज एकता वंस टोल्ड मी कि आपने उसका 4 times 5 times भी मांगा होता तो मैं आपको देती, बिकॉज आई वॉन्टेड यू फॉर दैट कैरेक्टर। तो मेरी तो जर्नी मतलब ऑनेस्टली मनोज सर आपसे बिल्कुल ऑपोजिट रही है, क्योंकि मैं भागती रही और मुझे मेरे पीछे पीछे टचवुड आता रहा, काम आता रहा, और मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि हाउ दिस इज हैपनिंग। इवन नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ दीज थिंग्स आर हैपनिंग। आई जस्ट फील ब्लेस्ड, और मुझे बहुत इसके लिए मतलब शुक्राना है कि जो भी हुआ अच्छा हो गया फाइनली, मतलब ठीक ठाक ठीक-ठाक हो गया सब। आपके जितने भी फैंस हैं वो एकता कपूर के लिए बहुत बड़ा उनका थैंक यू बनता है कि वो आपको लेके आए। मेरा भी मन था यार, मैंने कभी नहीं सोचा था सीरियसली। ओके मनोज सर, मेरा सवाल आपसे है कि आप जब भी आजकल कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं तो वहां पे अधिकतर कमेंट्स मिलते हैं कि सर आपने गर्दा मचा के रखा है और आप तो आइडल हैं। ऐसे में आपसे सवाल कि आप तो लाखों करोड़ लोगों के आइडल हैं, आपका आइडल कौन है? बहुत सारे लोग हैं। मैं अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने आपको प्रभावित किया। एक जब छोटा था मैं, तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी और हरिवंश राय बच्चन जी, उनकी कविताएं बहुत प्रभावित करती थी। फिर जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो श्री अमिताभ बच्चन और उनके उनके इंटरव्यूज और उनके उनके बोलने का ढंग, उनके बात करने का ढंग, उनकी भाषा, उनका अभिनय बहुत प्रभावित करता था। फिर छोटे शहर में जब फिल्में दोबारा तिबारा चौबारा आती थी, उस समय मैं दिलीप साहब की फिल्में, फिर बलराज साहनी साहब की फिल्में, संजीव कुमार जी की फिल्में, ये बड़ी प्रभावित करती थी। फिर आप दिल्ली आते हैं, थिएटर करना शुरू करते हैं, अभिनय को एक नए दृष्टि से, नए तरीके से देखना शुरू करते हैं। तो और अभिनय की जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ में प्ले करते हुए, नाटक करते हुए, तब आप बाहर की सिनेमा देखते हैं, अपने अपने आसपास अपने हिंदुस्तान का सिनेमा देखते हैं। नसीर साहब, ओमपुरी साहब, पंकज कपूर जी, सुरेखा सीकरी जी को देखा स्टेज पे, उत्तरा बावकर जी को देखा, आप शबाना आजमी जी, स्मिता पाटिल जी, ये सारे लोग एक एक कर हर बार हर तरीके से लोग आपको लोग अपने काम के जरिए, अपने बात के जरिए, अपने व्यवहार के जरिए आपके दिमाग पे बहुत सारा असर छोड़ते हैं। ठीक उसी समय मैं बड़ा लकी था कि बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ साथ काम कर रहा था थिएटर में, और बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। वो सब जिनको जिनकी तरफ मैं पूरे औ में देखता था कि ये कौन लोग हैं, कैसे कैसे इतना सब कुछ जानते हैं ये सब। अ, फिर बैरी जॉन मिले, जिन्होंने मेरे मेरे पूरे व्यक्तित्व को निखारा, मुझे नई तरीके की शिक्षा दीक्षा दी। तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया अविनाश, तो वैसे वैसे बहुत सारे लोग मिलते गए, नए नए लोग मिलते गए जिनसे सीखा, जिन्होंने इंस्पायर किया, टीचर्स और एक्टर्स और डायरेक्टर्स, एक्ट्रेसेस, बाहर की फिल्में, उनके डायरेक्टर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस। तो इस एक एक व्यक्तित्व को बनाने में आपकी संगत और जिनके साथ आप काम करते हैं, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण रोल, भूमिका अदा करती है उसको बनाने में। तो मैंने सीखा है, मैंने बहुत सीखा है अभिनय करते हुए, रंगमंच करते हुए, अब सिनेमा करते हुए, मैंने सिर्फ सीखा है लोगों से। मैं तो साक्षी को देखता हूँ, उसको उससे मैं कितना सीखता है, कैसे ग्रेसफुली अपने आप को कंडक्ट करती है। मुझे ये सीखना चाहिए यार, मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ। तो तो आप कितने अप्रिशिएटिव है, ऑब्जर्वेंट है अपने आसपास की चीजों को लेकर, और कितना आप सीखना चाहते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। अच्छा साक्षी मैम, मेरा सवाल आपसे है कि ऑन स्क्रीन आप अनुज सर के साथ आप नजर आ रही हैं, लेकिन उनका आपसे करीबन 30 साल पुराना कुछ कनेक्शन है, तो क्या है वो कनेक्शन?
ऐसा है कि जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थी, तो ड्रामसॉक में मैं एक मेंबर थी, ड्रामेटिक सोसाइटी, ड्रामसॉक हम बोलते थे कॉलेज में, हिंदी ड्रामसॉक। और कॉलेज में एक पब्लिक प्ले होना चाहिए हिंदी में, इसके लिए बात हुई और उसके लिए मनोज सर को चुना गया। मनोज सर दिल्ली में उन दिनों ही वाज वेरी बिग, क्योंकि उनका एक बहुत ही अमेजिंग प्ले नेटुआ होता था, सर शो करते थे। और बहुत हम लोग एक्साइटेड थे कि वो आएंगे हमारे लिए वर्कशॉप करने। तो मनोज सर ने हमारे कॉलेज के लिए, वो हमारी सोसाइटी के लिए वो वर्कशॉप की, और उसमें हमने बहुत कुछ सीखा विद हिज गाइडेंस, स्क्रिप्टिंग भी की, सब कुछ किया। और एक प्ले वी पुट टुगेदर जिसका नाम था मैडम, और उसमें मुझे किस्मत से एक अच्छा मेन रोल भी मिल गया। तो दैट इज द कनेक्शन, दैट ही वाज माय फर्स्ट डायरेक्टर इन अ वे। और मेरी जर्नी जो है एक्टिंग की, वो मनोज सर के साथ शुरू हुई, और जो कुछ तब सीखा था वो अभी तक काम आ रहा है, बहुत काम आ रहा है। तो आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हिम फॉर गिविंग मी दैट कॉन्फिडेंस, जो मुझे नहीं पता था, जो शायद सर ने देखा और एक विश्वास दिया कि यू कैन डू इट। क्योंकि स्टेज पे करना एक अलग ही चीज होती है, मतलब बाकी तो आप टेलीविजन या जहाँ पे भी है आप रीटेक कर सकते हैं, लेकिन स्टेज एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे रीटेक्स आर नॉट पॉसिबल। तो जो भी आपको करना है वो एक ही बार में करना है और पूरे विश्वास के साथ करना है। तो वो विश्वास सर ने दिया, और बहुत अमेजिंग था वो प्ले। एंड आई थिंक एक्टिंग में ही नहीं, वो कॉन्फिडेंस जो स्टेज पे खड़े होने के बाद उस दिन आया था। और मैं आपको बताऊं, हमको स्टेज रिहर्सल के लिए भी नहीं मिला था, क्योंकि हमारा जो ऑडिटोरियम था दैट वाज अंडर रेनोवेशन। तो हमारी प्रिंसिपल हमको वहां रिहर्सल अलाउड नहीं था, हम लोग रिहर्सल कहीं और करते थे, कॉमन रूम में या कहीं और करते थे। और प्ले के दिन ही हमें बस एक बार ड्रेस रिहर्सल के लिए ऑडिटोरियम मिला, और एक फाइनली जब हमने शाम को प्ले किया उसके लिए। तो एक दिन के प्रॉपर रिहर्सल में ही, मतलब सर ने, सर यू रिमेम्बर आशीष विद्यार्थी सर वाज आल्सो देयर, राइट, हमारे लिए लाइटिंग कर रहे थे। ज्ञान हाँ। शिवपुरी सर वाज ज्ञान देयर, शिवपुरी, या उन्होंने म्यूजिक किया था, ज्ञान उन्होंने शिवपुरी साहब। म्यूजिक दिया था। और एक और विनीत सर आई थिंक वाज या देयर, ही वाज आल्सो देयर फॉर लाइटिंग एंड ही एवरीथिंग। वाज या देयर। तो इमेजिन कि मतलब अब जो हमें लगता है कि बहुत कमाल का सारा टैलेंट है, वो हम उस टाइम पे हमें कुछ नहीं पता था हमारे फ्यूचर में क्या है, क्या होने वाला है। बट वी ऑल गॉट टुगेदर and we did that play, and that confidence that came that day by being on stage, I think has helped me so much in life, in everything, not just my profession but in anything। लोगों के सामने अपने पे ऐसे खड़े रहना और अपनी बात कहने का जो कॉन्फिडेंस आया था, वो कमाल का था। इट वाज रियली सो, या दैट इज माय कनेक्ट विद मनोज सर। आपने बोला रामधारी सिंह दिनकर सर, मुझे उनकी पोएम याद आ गई है, क्षमा शोभती उस भुजंग को। हाँ, क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो विरल है उसको क्या जो दीनहीन दीन विष, क्या 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 पता जो डंकहीन विष रहित नहीं, विनीत सरल है। हाँ, सरल हो। हाँ, याद आ गया मुझे। तो मतलब जब आप लोग सेट पे रहते थे तो भी आई थिंक मुझे लगता है ऐसे पुराने वक्त की जितनी बातें होती थी वो सारी होती रहती होंगी। हाँ, हमने काफी बातें हम तो की। काफी, हम लोग बकर बकर करते रहते थे, हम लोग शूटिंग पे हमें बहुत ही एक्चुअली इंटेंस। सीन में बोलने नहीं दिया, सीन में हमें बोलना ही नहीं था, तो हमने सारी कसर वैसे निकाल ली। अच्छा ठीक है, मेरा आप दोनों से लास्ट क्वेश्चन है, और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके जहाँ पे हम आपको देख पाएंगे? बोलिए। मैं फिलहाल एक नेटफ्लिक्स की सीरीज के लिए शूट कर रही हूँ, माई। और देखिए अब आएगी कब तक ये तो मैं आपको नहीं कह सकती। और एक अगेन इट्स अ डिजिटल फिल्म, बट उसका अनाउंसमेंट होना बाकी है, और शूट और 15 दिन में स्टार्ट होगी। तो दैट्स फ्रॉम माय एंड। सर अभी 2 फिल्में मैंने खत्म की है, कनु बहल और राम रेड्डी, दोनों इंडिपेंडेंट सिनेमा के बड़े काबिल
नाम है। और अभी अगली फिल्म, अभी प्रमोशन के बाद मैं जो प्रिपरेशन में जाने वाला हूँ अभिषेक चौबे की नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, तो उसका काफी बहुत मेहनत है उसमें। तो अच्छा है, कम से कम यहाँ पे हंस खेल रहे हैं, वहां जाने के बाद फिर से जो है चाबुक पड़ेगी फिर से प्रिपरेशन शुरू शुरू होगा, तो एक अलग माहौल, एक अलग दुनिया, करीब 3 महीने तक उसी दुनिया में रहूंगा फिर। और इस साल वो आई फॉरगॉट टू से पृथ्वीराज will also ओह क्या बात। released, हाँ। यश राज फिल्म्स, पृथ्वीराज। Yes. अरे बहुत शानदार का कैरेक्टर है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस ढेर सारी बातचीत के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू अविनाश।